एनकेपी एडवेब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर हमारा चल रहा था विद्युत रसायन, और विद्युत रसायन के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन। मतलब जैसे हमारा ये गैल्वेनिक सेल है, इस गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है। जैसे कि ये एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा होता है -0.76 वोल्ट और कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा होता है +0.34 वोल्ट। तो ये इस गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपके सामने है, ये वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होती है, इनके इलेक्ट्रोड विभव का जो मापन है, इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम किस प्रकार से करते हैं, इसको इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात आप ध्यान से देख लें कि जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, जैसे मान लो दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है, तो यदि एक सेपरेट, एक अलग से इलेक्ट्रोड यदि हम ले लें, है ना, और उस इलेक्ट्रोड का यदि हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने जाएं, तो डायरेक्ट हमें किसी भी इलेक्ट्रोड, एक अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ में, एक इलेक्ट्रोड के साथ में दूसरे इलेक्ट्रोड को हमें जोड़ना पड़ता है। और दो इलेक्ट्रोड को जब हम जोड़ते हैं, तो उसके बाद जब कंप्लीट सेल बनता है, जब पूरा सेल बनता है, तो उसका जो सेल विभव होता है, उसके आधार पर हम उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम क्या करते हैं कि ये जैसे इस इलेक्ट्रोड का निकालना है ना, तो इस इलेक्ट्रोड के साथ में हम ऐसा इलेक्ट्रोड हम जोड़ते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पहले से पता हो। तो उसके लिए जिस इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रोड हमारा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो जो अननोन इलेक्ट्रोड है, उस अननोन इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पता नहीं है, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसके साथ में हम जो नॉन इलेक्ट्रोड, मतलब ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड, कौन सा हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग उसके साथ में जोड़ करके हम ज्ञात करते हैं। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव जो हमें पहले से पता है, और वो कितना होता है हमारा, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव का जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 है ना। ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें निकालना है, जैसे हमें इस इलेक्ट्रोड का एनोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब कंप्लीट सेल बनेगा, सेल बनने के बाद उसका जो सेल पोटेंशियल आएगा, है ना, ये हमारे क्या है, ई सेल, ये हमारा क्या है, सेल पोटेंशियल। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हम इस फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है ना, ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये, तो ये पूरे सेल का सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। इसके अंदर ये पूरे सेल का सेल पोटेंशियल, ई दाया मतलब जो राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई बाया मतलब जो लेफ्ट साइड में है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें मिलता है सेल पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर जब एनोड के साथ में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, उसके बाद में जो सेल बनता है, उसका जो सेल पोटेंशियल आता है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी, उसकी 0, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो जब 2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, तो तीसरे की वैल्यू हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम ज्ञात करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि ये जो इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग
किस लिए किया जाता है? तो किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो भी इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पता नहीं है और उसका इलेक्ट्रोड विभव का हमें मापन करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SHE। ओके, SHE के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। मैंने आपको बता दिया कि इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य होता है। यस, अब बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ होता है और कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है ना, उसके बारे में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक के साथ लेपित किया हुआ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर ये इलेक्ट्रोड है, ये किसका बना हुआ है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड बना हुआ है जो प्लेटिनम तार के साथ में जुड़ा हुआ है ना, और इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का लेप किया हुआ है ना, प्लेटिनम धातु के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का लेप किया हुआ है और ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का है ना। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का एक भाग अम्लीय माध्यम के विलयन में डूबा रहता है। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का जो ये एक भाग, जो बाहर वाला भाग है, वो इस अम्लीय माध्यम H+ के सॉल्यूशन के अंदर या H+ के विलयन के अंदर डुबाया हुआ है ना, उसके अंदर डिप्ड है ना, डूबा हुआ है। ओके, और दूसरा भाग कांच की ट्यूब से भरी हाइड्रोजन गैस से घिरा रहता है। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का जो दूसरा भाग है वो कहाँ है? इस कांच की ट्यूब के अंदर। और इस कांच की ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है? तो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो पहला बाहर वाला भाग तो हमारा अम्लीय माध्यम में और अंदर वाला भाग हाइड्रोजन गैस के अंदर डूबा हुआ है ना। अम्लीय माध्यम के विलयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। जो हमारा अम्लीय माध्यम है उसके विलयन की कॉन्सेंट्रेशन, उसकी सांद्रता कितनी होती है? 1 मोलर, मतलब 1 मोलर सांद्रता इस अम्लीय माध्यम के विलयन की है। और कांच की ट्यूब में क्या भरी हुई है? हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है, ये जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरी है, इसका प्रेशर कितना है? 1 बार, मतलब उसके प्रेशर को भी मेंटेन रखा जाता है। और इस हाइड्रोजन गैस का इस कांच की ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो कितना है हमारा? 1 बार है ना, मतलब प्रेशर हमारा 1 बार और सांद्रता हमारी 1 मोलर। दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ये कभी भी बदलते नहीं है इस इलेक्ट्रोड के अंदर, है ना, इसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर, ये किससे मिलकर बना होता है, इसके बारे में हमने बात की। ओके, अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है ना, उसी प्रकार यहाँ पर इसके अंदर भी रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? तो उसके अंदर रिएक्शन होती है कि इसके अंदर जो H+ आयन होते हैं, ये H+ आयन है ना, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन तार के माध्यम से जो आ रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रोड से, उसको क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे और ये क्या बनाएंगे? H2 हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। ओके, तो इस प्रकार से इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के अंदर इस प्रकार की अभिक्रिया होती है और ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इन दोनों इलेक्ट्रोडों के साथ में जोड़ करके इन दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन हम कैसे करेंगे, इसको शुरू करते हैं। यस, आगे शुरू करते हैं। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा इस गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम किस प्रकार से करते हैं, इसको समझते हैं। शुरू करने से पहले ये जो गैल्वेनिक सेल है इसको हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझते हैं, है ना। जैसे इसके अंदर ये एनोड है और कैथोड है, तो उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो ये इसको कैसे लिखा गया है उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये एनोड है, एनोड हमारा किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। तो ये Zn जो सॉलिड के रूप में है,
और उसके साथ में Zn2 प्लस एक्वस, ये Zn2 प्लस आयन इस सॉल्यूशंस के अंदर है। और वैसे भी जब रिएक्शन होती है तो Zn जो एटम है वो Zn2 प्लस के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर जाते हैं, है ना। तो हमारा एनोड को हमने रिप्रेजेंट किया Zns चेंज Zn2 प्लस एक्वस, है ना। ये तो हमारा पूरा हो गया एनोड। फिर उसके बाद हम कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैथोड के लिए ध्यान से देखो, कैथोड के अंदर क्या होता है, Cu2 प्लस है वो Cu के अंदर चेंज होता है ना। तो ये Cu2 प्लस जो एक्वस आयन जो इस सॉल्यूशंस के अंदर है वो इस इलेक्ट्रोड पर जब Cu के अंदर चेंज होते हैं तो हमने यहाँ पर कैथोड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशंस जो आयंस हैं उनके बीच में हम सिंगल लाइन, है ना, ये इलेक्ट्रोड और ये आयंस के बीच में सिंगल लाइन, यहाँ भी ये इलेक्ट्रोड और ये आयंस के बीच में सिंगल लाइन, ये दोनों इलेक्ट्रोडों को हम इस प्रकार से लिखते हैं। और जब दोनों इलेक्ट्रोड को साथ में लिखना हो तो दोनों के बीच में हम डबल लाइन करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी सेल का रिप्रेजेंट यदि हमें करना है तो इसको हम इस प्रकार से शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट या शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम शॉर्ट में किस प्रकार लिखेंगे, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का, तो ये PTS हो गया। फिर उसके अंदर ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो एक तो हाइड्रोजन गैस के द्वारा घिरा हुआ है, तो ये H2 गैस हो गया, और एक घिरा हुआ है हमारा एसिडिक विलयन के अंदर, है ना, H प्लस सॉल्यूशन के अंदर, H प्लस विलयन के अंदर ये डूबा हुआ है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम इस प्रकार से शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। यस, तो अब क्या करना है हमें कि दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक एक करके इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं एनोड को, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा ये रहा, है ना, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया एनोड के साथ, ये एनोड इलेक्ट्रोड हमारा, क्लियर। और दूसरा हम जोड़ेंगे इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किसके साथ जोड़ेंगे, कैथोड के साथ में जोड़ेंगे, है ना। दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जब जोड़ते हैं और जब दोनों का जब सेल बनता है तो हमें इन दोनों इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान प्राप्त होता है। तो अब कैसे प्राप्त होता है इसको समझना है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों को इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जैसे ये एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया और ये एनोड इलेक्ट्रोड हो गया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद एक सेल बन गया। तो इस सेल जब सेल बन गया तो सेल का हम क्या निकालेंगे, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हम किससे प्राप्त करते हैं, तो विभव मापी से, है ना, पोटेंशियोमीटर के द्वारा, विभव मापी के द्वारा हम किसी भी सेल का सेल विभव की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। ओके, तो सेल विभव की जब वैल्यू प्राप्त की तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई -0.76 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, पूरे सेल की, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ा उसके बाद की वैल्यू प्राप्त हुई, क्लियर। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो ये सेल पोटेंशियल हमारा हो गया -0.76 इज इक्वल, यहाँ पर लिखा हुआ है ई दाया और ई बाया। ई दाया मतलब राइट साइड में इलेक्ट्रोड और ई बाया मतलब लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड। अब दाएं भाग में और बाएं भाग में कौन कौन सा है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड में ये रहा और ये हमारा बाया है ना। ओके, तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारा इलेक्ट्रोड है एनोड, जिंक वाला इलेक्ट्रोड, तो उसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। ओके, तो इसको तो जैसा है वैसा लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं ई बाया। बाएं भाग में कौन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी होती है, 0, तो यहाँ रख देते हैं 0। तो इस प्रकार ये ई दाया है ना, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू प्राप्त होती है वही वैल्यू इसकी होती है। तो ई दाया बराबर हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ये हमारी वैल्यू प्राप्त होगी किसकी, एनोड इलेक्ट्रोड, जिंक वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ओके, उसी प्रकार हम निकालेंगे कैथोड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर। तो कैथोड इलेक्ट्रोड को इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दिया, एक सेल बना दिया, सेल बनाने के बाद उसका सेल पोटेंशियल निकाला। तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई +0.34 वोल्ट वैल्यू हमें उस पूरे सेल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। तो
तो ये हो गया प्लस 0.34 इक्वल ई दाया और बाया, यहाँ पर भी राइट साइड में ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये जो बाएं भाग में हमारे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो ये इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमें, तो ई दाया की जगह ई दाया ही हो जाएगा, माइनस जो लेफ्ट साइड के अंदर है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू रख देते हैं 0। तो हमारा यहाँ पर जैसे 0 रखेंगे तो क्या होगा कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मतलब ई दाया बराबर हो जाएगा हमारा प्लस 0.34। मतलब जो सेल का सेल पोटेंशियल प्राप्त होता है वही का वही जो हमारा राइट हैंड साइड में जो दाएं भाग में इलेक्ट्रोड है वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो हमारा कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें प्राप्त हो गया प्लस 0.34 वोल्ट, है ना, वोल्ट के अंदर है। ओके, तो इस प्रकार क्या किया हमने, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा गैल्वेनिक सेल की दोनों इलेक्ट्रॉनों की ये जो वैल्यू कैसे प्राप्त होती है इसको हमने समझा। अब इसके बाद हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में किसी भी इलेक्ट्रोड को जोड़ करके, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को जोड़ करके उसकी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम कर सकते हैं। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी भी धातु के मेटल के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम कर सकते हैं। तो जब अलग अलग धातुओं के साथ में इलेक्ट्रोड विभव का जब मान प्राप्त किया गया तो हमें उसकी वैल्यू अलग अलग प्राप्त हुई, और वो किस प्रकार से प्राप्त हुई उसको हम आगे शुरू करते हैं। यस, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा जब अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड का जब इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया गया तो इनकी वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है ना। जैसे सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो H2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। उसके बाद में जैसे हमने कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, कॉपर के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमने निकाला तो उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई थी, प्लस 0.34 वोल्ट वैल्यू प्राप्त हुई। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इस तरफ जो भी मेटल या जो भी एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो हमें पॉजिटिव मतलब धनात्मक प्राप्त होता है ना। और H2 के इस तरफ ये जो जितने भी मेटल या जितने भी एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोड विभव का मापन हमें ऋणात्मक नेगेटिव प्राप्त होता है ना। मतलब H2 से उधर की तरफ सभी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है और H2 के इधर की तरफ सभी नेगेटिव ऋणात्मक वैल्यू हमें प्राप्त होती है ना। और ये भी वैल्यू आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे आप H2 से इधर की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में क्या होगी, बढ़ेगी, और H2 से इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगी, बढ़ेगी वैल्यू, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये -0.76 वोल्ट लिखा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो 0 से लगा करके इन एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 से लगा करके -0.76 के बीच की होगी, और इधर वाले एलिमेंट की जो भी वैल्यू होगी वो -0.76 से ज्यादा होगी, है ना। तो इस प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा सभी मेटल या सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड विभव का जब मापन किया गया और उनकी वैल्यू के आधार पर हमने इनको एक ऑर्डर के रूप में हमने इनको व्यवस्थित किया, तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो ये हमारी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें प्राप्त होती है। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या विशेषता होती है तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ये हमारा गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल के अंदर Zn जो था उसका क्या हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था। Zn वो Zn2+ में चेंज हुआ था, है ना। मतलब Zn का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और कॉपर का क्या हुआ था, अपचयन हुआ था, है ना। Cu2+ के आयन Cu में चेंज हुए थे। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम
इस डायरेक्शन में जाते हैं ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो एलिमेंट जो हो रहे हैं, इधर वाले एलिमेंट जो हो रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, है ना। क्या हो रहे हैं? वो रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस हो रहे हैं मतलब उनका अपचयन हो रहा है। जब इनका अपचयन होता है तो वो दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं, है ना। मतलब जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वो खुद तो अपचयित होते हैं और दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं। मतलब इनकी ऑक्सीकारक या ऑक्सीकृत करने की जो क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस डायरेक्शन में जाते हैं उस तरफ, है ना। मतलब ये जो एलिमेंट जैसे Pb है तो Pb के ऑक्सीकारक या ऑक्सीकृत करने की क्षमता Sn से क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना, इस प्रकार से। और उसके बाद जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो एलिमेंट होते हैं वो स्वयं क्या होते हैं? स्वयं के अंदर उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो जब वो स्वयं के अंदर उनका ऑक्सीकरण होगा तो वो दूसरे को क्या करेंगे? अपचयित करेंगे। तो मतलब इनकी अपचयक क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब हम यहां से इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेंगे तो इन एलिमेंट की अपचयक क्षमता मतलब दूसरे को अपचयित करने की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है और स्वयं क्या होते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर ये जो एलिमेंट हैं उनकी जो ये जो इलेक्ट्रॉन विभव की जो वैल्यू है उस वैल्यू के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन ज्यादा अपचायक है और कौन ज्यादा ऑक्सीकारक है, किसकी क्षमता ज्यादा है और किसकी क्षमता कम है। वो हमें कहां से पता चलेगा? तो इसके इलेक्ट्रॉन विभव की वैल्यू से, उनके मान से पता चलेगा कि वो प्लस में है या माइनस में है। उसके आधार पर उसकी वैल्यू का हम पता करेंगे। उसके लिए आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है, पीछे जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है 2.2 का जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ये जो हमारे अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं वही इलेक्ट्रोड है और इनके इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू आपके सामने दी हुई है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचय क्षमता, इन सभी इलेक्ट्रोडों को हमें किस ऑर्डर में जमाना है? उनकी बढ़ती हुई अपचय क्षमता, अपचय क्षमता में बढ़ती हुई का जो क्रम है वो क्रम के अंदर हमें उनको व्यवस्थित करना है। तो उनको कैसे करेंगे? तो उनकी वैल्यू के आधार पर। तो उनकी वैल्यू का आप देखिए ध्यान से कि अपचय क्षमता किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो आप ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो अपचय क्षमता में क्या होती है? वृद्धि। मतलब जिसकी नेगेटिव में वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी अपचय क्षमता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो नेगेटिव में वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? तो नेगेटिव में वैल्यू आप ध्यान से देखिए, इधर नेगेटिव में तीन वैल्यू है, 1, 2 और 3। तो इसमें ये जो वैल्यू वो क्या है? सबसे ज्यादा। मतलब इसकी अपचय क्षमता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो हमें यहाँ पर कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले कौन सा लेना है हमें? जिसकी अपचय क्षमता सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी होगी? तो जिसकी वैल्यू प्लस में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो प्लस में ज्यादा वाला कौन है? प्लस में दो वैल्यू है, 1 और 2। तो इसमें ये वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो इसकी अपचय क्षमता क्या होगी? सबसे कम होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Ag प्लस Ag, इसकी अपचय क्षमता क्या होगी? सबसे कम होगी। उससे ज्यादा अपचय क्षमता किसकी होगी? तो जो वैल्यू प्लस में कम होगी। प्लस में वैल्यू कम कौन है? ये रही। तो इसकी अपचय क्षमता क्या होगी? Ag वाले से ज्यादा होगी। फिर उसके बाद प्लस वाली वैल्यू कंप्लीट होगी। अब हम जाते हैं माइनस में। माइनस में भी कम कौन है माइनस में? ये, है ना। तो इसकी अपचय क्षमता जो Cr वाले की अपचय जो क्षमता है वो Hg से ज्यादा होगी और इन दोनों जो माइनस वैल्यू से क्या होंगे? कम होगी। फिर उसके बाद ज्यादा किसकी होगी? तो माइनस में ये तो सबसे ज्यादा है, तो उससे कम वाला कौन है? ये रहा, तो मैग्नीशियम। तो Mg2 प्लस Mg। और सबसे ज्यादा अपचय क्षमता होगी हमारी पोटेशियम इलेक्ट्रोड की, K प्लस और
के। तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, कि उस इलेक्ट्रोड का या ऑक्सीकरण होगा या उस इलेक्ट्रोड के अंदर अपचयन होगा। तो उनकी वैल्यू के आधार पर, उसके इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू के आधार पर, उनके मान के आधार पर हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसका हम जवाब दे सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।